अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से हम बाकायदा चैप्टर वाइज केमिस्ट्री लेक्चरशिप की तैयारी का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हम जो है चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तकरीबन जो है हमारा सेशन इसमें 50 लेक्चर्स होंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स। और ये तमाम लेक्चर्स जो हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हर तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये वीडियोस जस्ट उन्हीं के लिए हैं जो कि लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं और तैयारी करना चाहते हैं। ये डिटेल लेक्चर सुनें, साथ में इनके नोट्स बनाते जाएं, की पॉइंट्स नोट करें, ताकि आप जब भी रिवीजन करना चाहें तो उन नोट्स से आप आसानी से रिवीजन कर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस स्केड्यूल को रेगुलरली फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तैयारी के लिए बेटर स्ट्रेटजी यही है कि आप वीडियो लेक्चर्स लें, साथ में अपने नोट्स तैयार करें, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें और टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर करें। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है मूल कॉन्सेप्ट का। तो इसमें हम चंद बेसिक चीज़ें भी कवर करेंगे स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है ये आप सब जानते हैं। बेसिकली इसमें हम मैटर की कंपोजिशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके इंट्रैक्शंस को या रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री एक एंशिएंट इजिप्शियन वर्ड कीमिया से निकला है, जिसका मतलब है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ। इसे आप कह सकते हैं कि ज़मीन का इनकलाब, या फिर कीमिया बेसिकली इसका मतलब था ब्लैक लैंड। तो केमिस्ट्री जो है ये कदीम मिस्री इजिप्शियन वर्ड कीमिया से निकला है। और केमिस्ट्री में बेसिकली क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ मैटर एट एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री कंसर्न विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम सब्सटेंसेस के केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमाम कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, इसमें सिवाय हाइड्रोकार्बन्स को, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स की स्टडी, उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर वगैरह सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले तमाम रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर और बिहेवियर को। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हर तरह का एनालिसिस किया जाता है। इसमें सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस सब शामिल है। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एंटोनी लिवाइजर, इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसने क्या किया था? इसने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी पेश की थी of the chemical reactivity of oxygen and co-authorized the modern system for naming chemical substances। एक तो जो है इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को इस्टेब्लिश किया था और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी पेश की थी, जिसमें कंबस्शन और रेस्पायरेशन वगैरह शामिल हैं। और इसने मॉडर्न जो है सिस्टम दिया था फॉर नेमिंग केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मॉडर्न जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? वो एंटोनी लेवाइजर है। नेक्स्ट हमारे पास मैटर है। मैटर इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, मैटर जो है एनीथिंग विच हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो है इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स नॉर्मली हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इसके अलावा इसकी 2 और स्टेट्स भी हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का तो हमें मालूम है, प्लाज्मा, लेकिन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस-स्टीन कंडेंसाइट। बेसिकली जब सेपरेट एटम्स को और सब एटॉमिक जो हैं पार्टिकल्स, उनको कूल किया जाता है नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर,
तो ये जो स्टेट में होती है इसको कहते हैं बोस-स्टाइन कंडेंसेट। मैटर की डेफिनेशन आपने देख ली, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस। यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें हम। सॉलिड जो है डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। और लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप को जो है वो टेकअप कर लेते हैं। उसके बाद गैसेस हैं, तो गैसेस नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। अब मैटर की तीनों जो फंडामेंटल स्टेट्स हैं, ठीक है, वो तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, अगर सॉलिड को आप हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में। इसी तरह अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा, इन केमिस्ट्री अ सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। बेसिकली सब्सटेंस की डेफिनेशन है कि सब्सटेंस एक ऐसा मैटर है, एक ऐसी शय है जिसकी डेफिनेट कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल। तो सब्सटेंस को नॉर्मली फिजिकल मेथड्स के ज़रिए सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर देखें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर जो है या तो प्योर फॉर्म में होगा, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। अगर इम्प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम मिक्सर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स, जबकि इम्प्योर फॉर्म जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, डिपेंड अपॉन देयर। यहाँ पे क्विकली इनके हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। मिक्सचर जो है जनरली प्योर सब्सटेंसेस आर एडेड टुगेदर। डिफरेंट अगर सब्सटेंसेस को हम ऐड कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास मिक्सचर बनता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती। अ मिक्सचर विद विच डज नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अलॉयज़ के हवाले से। ठीक है, अलॉयज़ जो हैं ये दे आर मिक्सर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर को अलॉय कहते हैं, और मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है अलॉयज़ में। ठीक है, और अलॉयज़ की बात है कि अलॉयज़ जो है इनको फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए आप इसके बेसिक कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है ब्रास की। ब्रास जो है ये मिक्सर है जिंक और कॉपर का। ये बारहा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 30% जो है वो जिंक, जबकि 70% जो है इसमें कॉपर शामिल होता है। और इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी भी कर सकती है, लेकिन नॉर्मल जो है वो 30% जिंक और 70% जो है वो कॉपर होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास ये प्योर सब्सटेंस जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। ठीक है, वेयर एज मिक्सचर में contain द components इन एनी रेशो एंड इट्स composition इज वेरिएबल। प्योर सब्सटेंस में तो कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी। और प्योर सब्सटेंस में क्या शामिल था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जबकि मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होती। कंपोनेंट किसी भी रेशो में हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाटर, ग्लूकोज, तो ये सभी क्या हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स शामिल हैं। एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। और जबकि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, एटम्स का कम्बिनेशन हो सकता है। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि बाय नेचर बहुत से सब्सटेंसेस वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, यानी दो एटम्स हमेशा जुड़े होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है तो ये भी कंबाइंड फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन तो ये भी कंबाइंड फॉर्म में। सो दे आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक एटम पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। कुछ दो एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें डाईएटॉमिक। कुछ जो है वो तीन पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें ट्राईएटॉमिक कहते हैं। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर हमें उन्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट कंपाउंड है। कंपाउंड जो है ये हमेशा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में बनता है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन सब्सटेंसेस कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज बाय मास। ठीक है, इसमें एग्जांपल जो है वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में बना है। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ कंपाउंड। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है वो किसका होता है, वो कंपाउंड का होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का हो सकता है। ठीक है, अगर सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है, फिर हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर जो है वो डिफरेंट एटम्स का हो तो इट विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल के सिंपल याद रखें, सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, या कह लें जो पार्टिकल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो एटम्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो H2 जो है ये इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जबकि नोबल गैसेस में उनके जो सिंगल एटम्स हैं तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो नोबल गैसेस के केस में क्या होगा, हीलियम He, नियोन Ne, तो यही इनके मॉलिक्यूल्स होंगे। जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वो कंबाइंड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास समरी है स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा है। सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ये सभी इंटर कन्वर्टेबल हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो मेल्टिंग होगी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो वेपराइजेशन, गैस को प्लाज्मा में तो आयोनाइजेशन। और इसी तरह रिवर्स में प्लाज्मा को गैस में कन्वर्ट करना हो तो डी आयोनाइजेशन, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा बाय कंडेंसेशन और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा बाय फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, अब ये देखिएगा कि एलिमेंट में जो ग्रीन आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखिएगा कि हर एटम जो है वो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, सेपरेट है। ठीक है, तो ये उनके उस एलिमेंट के मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जबकि कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि एटम के साथ और एटम भी कंबाइन है। ठीक है, और ये मुकम्मल जो एक मॉलिक्यूल सेपरेट है तो ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूल। सिंपली प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड शामिल है। मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। सो सबसे पहले हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट से रिलेट करती हैं। ठीक है, इसमें शामिल है कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओडोर वगैरह यानी स्मेल वगैरह। those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance। physical properties को स्टडी करने के लिए सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन जो है या उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती। जबकि जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिस्क्राइब अ मैटर्स पोटेंशियल टू अंडरगो सम केमिकल चेंज आर नाउन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सब्सटेंस के केमिकल चेंजेस से रिलेट करती हैं। इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है सब्सटेंस की एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी वगैरह, ये सब जो हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कंपोनेंट कंपोनेंट पे बेस करते हैं। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस की अगर नेचर चेंज होगी तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज होंगी। ठीक है, आप देखते हैं कि डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो डिफरेंट होता है। सो इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड अ सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये मेजरमेंट। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। सच एज, इसमें लेंथ, वॉल्यूम वगैरह ये चीज़ें शामिल है मेजरमेंट में। यानी कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है,
उसे हम क्या बोलेंगे, उसे मेजरमेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में ऑफ वेट्स एंड मेयर्स रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन 1960। यानी जो एसआई यूनिट्स जो हैं, ये सिस्टम जो है ये कब आया? ठीक है, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में और 1960 में। तो एसआई यूनिट्स इज एब्रिवेटेड एज आफ्टर द फ्रेंच एक्सप्रेशन लास्ट सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। अब एसआई का मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अच्छा, एसआई यूनिट के अलावा और कौन कौन से सिस्टम्स हैं? तो उसमें हमारे पास हैं ये एफपीएस एंड सीजीएस सिस्टम। देयर आर अदर यूनिट सिस्टम्स अंडर फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल क्वांटिटीज़, जिसमें ये दोनों शामिल हैं। एफपीएस में क्या है कि इसमें जो लेंथ है उसको फुट में लिया जाता है, ठीक है, और जो मैस है उसको पाउंड्स में, और जो टाइम है उसको सेकंड में। जबकि सीजीएस में क्या है? लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है, और मैस ग्राम्स में, और टाइम जो है वो सेकंड में। तो ये डिफरेंस भी याद होना चाहिए कि एसआई यूनिट्स में और एसआई यूनिट जो है इसमें हम लेंथ को लेते हैं मीटर्स में, और मैस को लेते हैं किलोग्राम्स में, और टाइम को लेते हैं सेकंड में। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसआई, एफपीएस एंड सीजीएस? तो ये सबको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है रैक योर ब्रेन के हवाले से। तो इसको आपने सर्च करना है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट्स में लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू गेस व्हाट इज़ बीटीयू? ठीक है, बीटीयू इज़ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बेसिकली क्या है कि जितने भी फ्यूल्स हैं आ, या बाकी एनर्जी सोर्सेज जो हैं, ठीक है, इनको हीट कंटेंट को बीटीयू में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 pound of liquid to 1 degree Fahrenheit। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसके बावजूद आप इसे सर्च करेंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखेंगे। अगर देखिएगा फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल है। फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास, टोटल जो बेसिक यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स, वो कितने हैं? वो 7 है। टाइम, जिसका यूनिट है सेकेंड। मैस, जिसका यूनिट किलोग्राम। लेंथ मीटर में। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। लाइट इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। इसके साथ इनके एब्रीविएशन और सिंबल ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन फंडामेंटल यूनिट्स are divided or multiplied together but cannot be obtained on addition or subtraction। यानी जितने भी ड्राइव यूनिट्स हैं, ठीक है, लाइक वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, इनके जब भी आप फार्मूलाज देखेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें फंडामेंटल यूनिट्स या तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या फिर डिवाइड हो रहे होंगे। यहाँ ज़रा देखिएगा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसमें इट इज़ लेंथ क्यूबिक, इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। एरिया का मीटर स्क्वेयर। और स्पीड जो है इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलेरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये कुछ ड्राइव यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्यों ज़रूरी हैं? ठीक है, कुछ डिजिट्स जो हैं बहुत लेंथी होते हैं, तो उनको समराइज़ करने के लिए या एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें हमारे पास है डेसी है 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻², मिली है, इसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। ठीक है, तो ये जो सारी हैं प्रीफिक्सेस, तो ये क्या है? ये 10 से लेस हैं। ठीक है, अब 10⁻⁻1 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 0.1, सेंटी 0.01, मिली 0.0001। तो इस तरह माइक्रो में 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻9 नैनो में है, 10⁻12 पिको में है, 10⁻15 फेमटो में है, और इसी तरह 10⁻18 ऑटो में। जबकि दूसरी तरफ जो हैं, जो मल्टीपल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल्स में डेका है 10, हेक्टा 100, किलो 1000, 10⁻3, मेगा 10⁻6 आएगा, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12,
10⁻15 बीटा है और 10⁻18 एक्सा है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये वाली भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हायर डिग्रीज़ हैं, ठीक है, मल्टीपल वाले में भी और फ्रैक्शन वाले में भी। तो इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन बेसिकली इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स डन फॉर द सेम क्वांटिटी। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट्स में क्लोजनेस आ रही है, जो रिजल्ट्स हैं उसमें क्लोजनेस है, तो वो प्रिसीजन कहलाती है। जबकि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी जो है ये ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है। एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ सब्जेक्टेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट द ट्रू वेट ऑफ अ सब्सटेंस, वो कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस है, उसका ट्रू वेट जो है वो है 3 ग्राम। 3 स्टूडेंट्स को लेके मेजरमेंट किए हैं, हमारे पास स्टूडेंट है ए बी एंड सी, ठीक है। फर्स्ट मेजरमेंट में ए, जो स्टूडेंट ए है उसका जो वेट है वो कितना है 2.95, ठीक है। आपने सेकंड जो है मेजरमेंट की है उसकी दोबारा की है तो वो 2.93 आई है, ठीक है। इसी तरह बी जो है, स्टूडेंट बी उसकी मेजरमेंट है 3.01 और सेकंड मेजरमेंट में 2.99, और इसी तरह स्टूडेंट सी की जो मेजरमेंट है 2.94 और दोबारा की है 3.05, ठीक है। अब एक्चुअल जो जो ट्रू वेट था वो कितना था, वो तो था 3 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ डिफरेंट आई, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। हमने एवरेज निकाला, ए का है 2.94, बी का है 3 और सी का है 2.99, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमने मेजरमेंट्स की हैं इनमें क्लोजनेस किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो देखें तो ए वाले में और बी वाले में दोनों की जो मेजरमेंट्स में उसमें क्लोजनेस है, जबकि सी वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब ए की जो मेजरमेंट्स है उसमें क्लोजनेस है, लेकिन जो उसका एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के बहुत ट्रू वैल्यू से बहुत डेविएट कर रहा है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए की मेजरमेंट्स में प्रिसीजन तो है, उसकी मेजरमेंट में क्लोजनेस तो है, लेकिन ट्रू वैल्यू के वो क्लोज नहीं है। तो इसमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, ए वाले ऑप्शन में। बी में देखें तो इसकी मेजरमेंट में क्लोजनेस भी है और इसका जो एवरेज है वो एक्यूरेसी के करीब भी है, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू के करीब भी है। तो इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। जबकि सी में देखें तो मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और मेजरमेंट में डिफरेंस है तो अगर मेजरमेंट में डिफरेंस होगा, प्रिसीजन नहीं होगी, तो फिर एक्यूरेसी भी नहीं होगी। द एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट बीइंग द डिवाइस एंड सेकंड बीइंग द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। यानी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, एक तो डिवाइस पे डिपेंड करती है, ठीक है, यानी आप किसके थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं, और दूसरा ऑपरेटर, स्किल ऑफ ऑपरेटर पे डिपेंड करिए कि कौन मेजरमेंट्स कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो इसको सिंपल अगर याद रखना है तो प्रिसीजन इज़ द क्लोजनेस इन द मेजरमेंट्स और एक्यूरेसी इज़ द वैल्यू विच इज़ क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पे एक केस देखें कि इसमें ये प्रिसीजन भी है, यानी उसने 3 थ्रो किए हैं, तीनों एग्जैक्ट जाके लगे हैं, तो प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी गुड है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है, पुअर एक्यूरेसी है और पुअर प्रिसीजन है। नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशन है मैस और वेट की। मैस बेसिकली क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं, ठीक है। और वेट जो है, वेट वो फोर्स है, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मैस जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। मैस को हम किलोग्राम्स में लेते हैं जबकि वेट को हम न्यूटन में लेते हैं। अब यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ठीक है, एक लाइट फील कर रहा है और एक हैवियर फील कर रहा है, ठीक है। दोनों कहाँ कर रहे हैं, पर्सन जो है अर्थ पे ये हैवियर फील कर रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, और मून पे ये लाइटर फील कर रहा है क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो कम है, ठीक है। हालांकि इन दोनों का जो मैस होगा, ठीक है, अगर सेम भी हो तो वेट जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है जी, इसका यूनिट जो होता है क्यूबिक मीटर, ये भी एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है। सॉरी, वॉल्यूम जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ जो है ये फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है।
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग, अब वॉल्यूम जो है हम किस तरह मेजर करते हैं, पिपेट के ज़रिए, पिपेट के ज़रिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं, और या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के थ्रू। डेंसिटी जो है द मैस ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के एक यूनिट वॉल्यूम में उसका जितना मैस होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। इसी वजह से हम इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके और भी यूनिट हैं, इसको हम पाउंड्स पर क्यूबिक फीट में भी यूनिट में इसको लिया जा सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिया जा सकता है। ठीक है, डेंसिटी इज़ यूजली कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड, हमेशा जो है एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, डेंसिटी फाइंड करते हैं, और इसको कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपने अक्सर देखा होगा कि लिक्विड जो हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी लिखी होती है। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिएगा, वॉल्यूम इज़ द क्वांटिटी ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय सम क्लोज्ड बाउंड। वॉल्यूम बेसिकली क्या है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने, जो किसी भी मैटर ने ऑक्यूपाई की होती है। वो सॉलिड की बात कर लें, हम लिक्विड की बात कर लें, या फिर गैस की बात कर लें। जी नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है मैटर की, विच टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ हीट कंटेंट। ठीक है, टेम्परेचर के तीन स्केल्स हैं, एक है केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों स्केल जो हैं ये किसके हैं, टेम्परेचर के, और तीनों ही इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, लाइक अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 25 डिग्री, और यही हमने केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें 298.15 केल्विन रूम टेम्परेचर है। ठीक है, केल्विन स्केल में। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। अच्छा नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, ये अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की तो वो कितना है, 37 डिग्री, और केल्विन में कितना बनता है, 310.15, और फ़ारेनहाइट में कितना है, 98.6। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह हम फ़ारेनहाइट में भी फाइंड कर सकते हैं और केल्विन में भी। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है, जो कि मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज़ 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कितना बनता है, ये बनता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो और किसी भी टेम्परेचर को हमने दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जिसमें सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, गैस लुकास लॉ है ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टेशोमेट्री में। लॉ जो है ये क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, और ये लॉ किसने पेश किया था, एंटोनी लवाइजर ने 1789 में लॉ पेश किया था। ठीक है, और एंटोनी लवाइजर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटोनी लवाइजर ने क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे कंबस्शन रिएक्शंस पे। ठीक है, और इसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं डेवलपमेंट हुई केमिस्ट्री में। अब ये ज़रा देखिएगा कि ये यहाँ पे कंबस्शन रिएक्शन बताया हुआ है कि मीथेन जो है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब इसमें क्या है कि एग्जैक्ट जो मैसेज हैं रिएक्टेंट्स के वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो मैटर जितना भी पहले था रिएक्टेंट की सूरत में वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट की सूरत में। ठीक है, विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ मैटर एंड विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और ये जो लॉ है ये फ्रेंच केमिस्ट जो है जोसेफ प्रॉस्ट, उसने ये लॉ पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक कोई भी कंपाउंड जो है, ठीक है, वो हमेशा एलिमेंट्स की एक फ़िक्स प्रोपोर्शन के साथ ही बनेंगे। ठीक है,
कंपाउंड ऑलवेज कॉन्टेन्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर है, इसको आप डिफरेंट मेथड के साथ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये हासिल करते हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो के साथ ही मिलेंगे तो वाटर बनेगा। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये जोसेफ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसने दो सैंपल लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के। एक सैंपल जो था वो नेचुरल ओरिजिन से था और दूसरा जो है वो सिंथेटिक ओरिजिन से था। ठीक है, तो इसने क्या फाइंड किया कि दोनों में जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है बाय वेट, ठीक है, वो क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ है। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिएगा, नेचुरल जो है सैंपल और साइंटिफिक सिंथेटिक सैंपल, दोनों में जो कार्बन, ऑक्सीजन और कॉपर की परसेंटेज है वो क्या है, वो फिक्स है। तो ये ला क्या कहलाता है, ये ला कहलाता है डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का कोई और आइसोटॉप होता, ठीक है, तो फिर क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बट ट्रू ओनली फॉर द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन आइसोटॉप। ठीक है, यानी नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल में दोनों में जो एलिमेंट्स हैं ये इनके सेम आइसोटॉप्स होने चाहिए, तो फिर ये लॉ फॉलो होगा। ठीक है, अदरवाइज जो है तो ये लॉ जो है ये फॉलो नहीं होगा। हाँ जी, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये अप्लाई होता है नॉन स्टिशनोमेट्रिक कंपाउंड्स में और पॉलीमर्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आप देंगे कि क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नॉन स्टिशनोमेट्रिक कंपाउंड्स और पॉलीमर्स के लिए अप्लाई होगा या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और ये जो लॉ है ये किसने पेश किया था, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। ठीक है, अब इस लॉ के मुताबिक व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर्स। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएं, ठीक है, ये मोर देन वन कंपाउंड बनाएं, ठीक है, और एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स्ड हो, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा जो एलिमेंट है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर के साथ मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है इसके 2 ग्राम है, ठीक है, वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन के 16 ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के 32 ग्राम से, यानी पहले की निस्बत वो डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के साथ ही वो मल्टीपल होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको मज़ीद आसान कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वाटर है और हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलके दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनमें जो एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन होगी वो क्या होगी, वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा कि H2 और O 2.5 हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है गैस लुजक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम, और ये लॉ जो है ये 1808 में गैस लुजक ने पेश किया था। अब ये इस लॉ के मुताबिक जब भी गैसेस कंबाइन होंगी एक कंबाइन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है, तो वो हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो। ठीक है, इसको हम एक फिगर से देखते हैं। ये ज़रा देखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जब भी कंबाइन होंगे तो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारे पास क्या है, H2 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हैं और 1 वॉल्यूम जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। तो हमेशा जब भी गैसेस एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होगी तो दे विल कंबाइन विद सिंपलेस्ट रेशियो बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है जी कि जब भी इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट गैसेस हैं, उन सब का हमने सेम वॉल्यूम लिया है। ठीक है,
चाहे उनका मैस डिफरेंट भी है लेकिन सेम वॉल्यूम होने की वजह से क्या होगा, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये एवोगैड्रोस लॉ की कह लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, ठीक है। इन तीनों का वॉल्यूम सेम है। इन तीनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो वॉल्यूम जो है अगर सेम होगा तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ जो है वो हमें यही बताता है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद हमारे पास ये देखिएगा कि किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। चाहे हाइड्रोजन का 1 मोल हो, ऑक्सीजन का 1 मोल हो या वाटर का 1 मोल हो, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने 1803 में अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक एटम जो है एक हार्ड, डेंस और स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। और हर एलिमेंट जो है वो आइडेंटिकल काइंड ऑफ एटम्स यानी एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफ़र, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द काइंड्स ऑफ एटम्स कॉन्टेन इन दैम, ठीक है। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसमें एटम्स जो हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये किसकी बेसिस बनती है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब ये जो है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, इसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, या जिसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डाल्टन्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये थ्योरी जो है ये अ, एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन नहीं करती। फेल टू एक्सप्लेन वाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स शुड डिफर इन मैस। जो एटम्स है उनका मैस डिफरेंट क्यों है, उनकी वैलेंसी जो है वो डिफरेंट क्यों होती है, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती। उसके बाद जब आइसोबार्स और आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए, ठीक है, जिससे पता चला कि सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, उनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं। और आइसोबार्स जो है, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोबार जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे जिनका सेम एटॉमिक मैस हो, ठीक है, सेम एटॉमिक मैस, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। और आइसोटॉप किसे कहते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो तो इंडिविजिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक्सरेज, तो इससे जो एटम के बारे में कॉन्सेप्ट था कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये आइडिया आया दैट एटम वाज नो लॉन्गर एन इंडिविजिबल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हमारे पास है एटम, ठीक है, ईच एलिमेंट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। और एटम जो है ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल या फिर नॉट टू बी कट, ठीक है। एटम जो है इसके मैस को हम एटॉमिक मैस में एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मैस क्या है, किसी भी एलिमेंट का वो मैस जिसको हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपैरिजन करके निकालते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस। यहाँ ज़रा देखिएगा एटॉमिक मैस निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। और जो 1/12 द मैस ऑफ कार्बन एटम है, इट विल इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट की डेफिनेशन भी क्या है कि द क्वांटिटी 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का जितना मैस है उसका 1/12 पार्ट क्या होगा, वो 1 AMU के इक्वल होगा। अब 1 AMU को हम किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या है,
1 AMU इज इक्वल टू 1.9924 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 12 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो है ये 1 AMU के इक्विवेलेंट है। अब जब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। और अगर हम किलोग्राम की बात करें तो फिर हमारे पास आएगा 10⁻⁻27। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 AMU जो है वो इक्वल है इन ग्राम्स 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स, और किलोग्राम में बात करें तो 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और कुछ आइसोटॉप्स की नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर उनके एटॉमिक मास को हम एवरेज एटॉमिक मास के तौर पे लेते हैं, और ज़्यादातर एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शंस में आते हैं। किसी भी आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और तमाम आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस को उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 100 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो है एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। रिलेटिव अबंडेंस से मुराद है कि किसी भी आइसोटॉप की ओवरऑल कितनी परसेंटेज पाई जाती है। ठीक है, अगर दो आइसोटॉप हैं किसी एलिमेंट की, तो एक आइसोटॉप जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट मीन्स उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास हम बात करते हैं एलिमेंट के मास की, अगर यही मॉलिक्यूल हो तो फिर हम उसको मॉलिक्यूलर मास में लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मली किस तरह फाइंड किया जाता है, जितने भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में उन तमाम के एटॉमिक मास को सम किया जाता है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। अगर यही हम कंपैरिजन करें कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, ठीक है, तो सिमिलरली जिस तरह हमने एटॉमिक मास फाइंड किया था वही फार्मूला हम यूज़ करके इसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स, इनको यूज़ करके हम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट जो हैं उनको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। यहाँ नीचे देखिएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज का। तो इसका सिंपल क्या है कि जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उन सब के एटॉमिक मास को सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद देख लें। से फार्मूला मास यूनिट, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको फार्मूला यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला की बजाय फार्मूला यूनिट से प्रेजेंट किया जाता है। और इसकी रीज़न क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो 3 डायमेंशनल पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। ठीक है, जिसमें हर पॉजिटिव आयन को सराउंड किया होता है नेगेटिव आयन में, तो कोई एक इंडिविजुअल जो है पार्टिकल वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला की बजाय आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट। तो फिर उनके जो मास होंगे वो क्या कहलाएंगे, फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास। अब ये कुछ टर्म्स हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी तरह ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये सब जो हैं ये किसके इक्वल होते हैं, इक्वल्स टू मोल, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ग्राम एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम के एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, और वो उसके 1 मोल के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, वो था 12 AMU। अगर यही 12 AMU हम ग्राम्स में ले लें, 12 ग्राम्स, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये कार्बन के 1 मोल के इक्वल होगी, और ये क्वांटिटी हम क्या कहलाएंगे, इट विल कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक हो गया।
इसी तरह अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU, और अगर हम 18 ग्राम्स में ले लें तो ये वाटर का 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो इट विल कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है, इनको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सिंपली आपने मास को डिवाइड कर देना है ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 मोल। सिंपली हम फॉर्मूला जो लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल, यानी मोल किसके इक्वल है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है कि XlCl2 जो है ये कंपाउंड है जो कि आयनिक इन नेचर है। कैन दिस कंपाउंड है मॉलिकुलर मास, क्या इसका मॉलिकुलर मास होगा, नहीं। आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, फार्मूला मास। उसके बाद हमारे पास जो है एटॉमिक मास की बात की है। अगर एटॉमिक मास, एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। और इसी तरह मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये क्या होगा, ग्राम मॉलिकुलर मास। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, मोलर मास। मोल बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है, ठीक है, जिसमें उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, वो होती है 6.02 10⁻23। ठीक है, मोल क्या है, मोल 1 मोल अमाउंट की वो सब्सटेंस है जिसमें उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद कितनी हो, 6.02 10⁻23। अच्छा, तो ये वैल्यू जो है, ये जो कैसे आई है वैल्यू, बेसिकली 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होगी जो कि इक्विवेलेंट हो टू द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, यानी कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसके 12 ग्राम। ठीक है, और उसके 12 ग्राम जो हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे कार्बन 12 के मास पे। और कार्बन 12 का मास जो है वो कैसे फाइंड किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। और वो कितना आया, वो आया हमारे पास 1.992648 10⁻⁻23। ठीक है, तो जब 12 ग्राम को हमने डिवाइड किया इस वैल्यू से तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है 6.02 10⁻23। अब इसमें जस्ट याद आपने क्या रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो उसमें उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो होते हैं 6.02 10⁻23। ठीक है, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, मोलर मास इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सब्सटेंस के अगर हम मास को क्या करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, ठीक है, तो वो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, 1 मोल के इक्वल होगी। और वो मास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब मोलर वॉल्यूम से पहले हम देखते हैं कि एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम हो तो उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। अब उसी बात को हम दोबारा रीअरेंज करके देखें तो हमारे पास क्या है, अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो फिर क्या है, उसका वॉल्यूम भी सेम है। तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं, अगर सब्सटेंस का 1 मोल हो, किसी भी गैस का 1 मोल हो, ठीक है, तो उसका उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 10⁻23। और उसका जो है वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 लीटर, या फिर हम क्या लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम विच ऑक्यूपाइज बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.414 लीटर, या फिर 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया।
अब एक क्वेश्चन आता है कि जो गैस है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर है, इसको बोलते हैं लॉ-स्मिथ नंबर, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लॉ-स्मिथ नंबर, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे पास कितने हैं, 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 22,400, ठीक है। अगर तो डेसीमीटर क्यूब होता तो वो होना था 22.4, ठीक है, क्योंकि अपने सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो फिर क्या करेंगे 22,400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। अब यहाँ पे एक समरी है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास मोल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में, या वॉल्यूम गिवन हो तो हम उसको मोल्स में, मोल ऑफ गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये है वॉल्यूम, ठीक है। इसको यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे आएगा मोलर मास, ठीक है। तो ये हम रिलेशन देखते हैं कि अगर हमने मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में तो हम क्या करेंगे 22.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही अगर हमने वॉल्यूम गिवन है और मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 22.414 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हमें मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो हम 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें क्या है पार्टिकल्स की तादाद बताई गई है यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो हम मोल्स फाइंड कैसे कर सकते हैं 6.02 10⁻23 से डिवाइड करके। और थर्ड जो है, अगर हमें मोल को कन्वर्ट करना है हमने मोलर मास में, तो 1 मोल का मास जो है वही उसका मोलर मास होगा, ठीक है। और अगर हमें मास गिवन है और हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। इसको आपने डिटेल में देख लेना है, ये सारे जो है इंटर कन्वर्जन्स हैं मोल से वॉल्यूम। अब एक ही फार्मूला आप याद रख लें, एक ही फार्मूला, ठीक है, उससे आप सारे फार्मूलाज फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है वो ज़रा देखिएगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हो हमने, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, ये होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स ये हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, मास ओवर मोलर मास के, ठीक है, मास ओवर मोलर मास। तो सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो हम इसी फार्मूले को क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए वो एंटिटी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो है मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो मोलर वॉल्यूम्स से आते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है मास या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने। इस चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं। तो मैं आपसे जब चैप्टर शेयर करूंगा तो आपने वो सारी एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, इन फार्मूलाज को फॉलो करते हुए कंप्लीट करनी है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में उसमें मौजूद एलिमेंट्स की जो परसेंटेज बाय मास, ठीक है, नम पार्ट्स होते हैं उसे हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड है तो 100 पार्ट्स होगा, उसमें किसी भी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ़ पार्ट्स बाय मास वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगी। परसेंटेज फाइंड करनी है किसी भी एलिमेंट की, कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये जो दरमियान में लिखा हुआ है ये अलग से यहाँ पे आएगा 100, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है एलिमेंट्स की इन अ कंपाउंड, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ग्लूकोज CH2O। तो इसकी सिंपल जो अगर रेशो निकालें हम एलिमेंट्स की, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। तो इसका सिंपल रेशो क्या बनेगी, वो आएगी CH2O। इसी तरह बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो सिंपल होल नंबर रेशो निकालें तो वो आएगा CH। नेक्स्ट है हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो टोटल नंबर ऑफ हुआ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो इसका मतलब है कोई इंटेग्रल इंटीजर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है n, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, कंपाउंड के मोलर मैस को डिवाइड करते हैं कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला मैस से, ठीक है, कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। अब कंपाउंड का मोलर मैस है वो हमें कैसे मालूम होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है वेपर डेंसिटी मेथड। और एम्पिरिकल फार्मूला हम कहाँ से मालूम करते हैं, वो हम कंबसन एनालिसिस से फाइंड कर लेते हैं। तो जब इनके मैस फाइंड करेंगे और रेशो लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इथीन का C2H4 है, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2। तो n यहाँ पे कौन क्या है, n जो है वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये कि जो मोलर मैस है इसको हम फाइंड करते हैं वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मोलर मैस के इक्वल। और ये वेपर डेंसिटी मेथड जो है, ठीक है, ये बेसिकली किसका मेथड है, विक्टर मेयर मेथड, ठीक है। विक्टर मेयर मेथड, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मोलर वॉल्यूम बेस्ड ही है कि अगर वेपर जो हैं 22.4 लीटर हों तो उसका जो मैस होगा वो उसका मोलर मैस होगा, ठीक है। 22.4 लीटर ऑफ वेपर्स ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव मैस इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ठीक हो गया। तो इसमें खैर सिंपल आपने याद रखना है कि मोलर मैस को हम फाइंड करते हैं वेपर डेंसिटी के साथ, ठीक है। वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम जो है, पहला स्टेप वो है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन जब फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन को हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मैस से। उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एटॉम नंबर ऑफ मोल्स की, तो उस तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक रेशियो आ जाएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा और फिर एम्पिरिकल फार्मूला को हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेंगे। और n की वैल्यू हमारे पास किस फार्मूला से आएगी, इस फार्मूला से। अब यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे जो कि स्टिशियोमेट्रिकली जो हैं फॉल आउट नहीं होते। जैसा कि ये एग्जांपल है फेरिक ऑक्साइड की, तो यहाँ पे Fe जो है ये एग्जैक्टली होल नंबर रेशो में नहीं है। अब इसको ना हम एक न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि एनालिसिस किया जाता है, कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस से हमें जो है एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन का पता चलता है, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन तो गिवन दी होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन जो कि गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से, तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी थी, ठीक है, वो थी 0.94। तो इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक रेशियो, लीस्ट रेशियो आ गई। और यही जो है यही इसका फिर क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सोडियम 2 कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 3।
तो ये मेथड है एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इट इज़ स्टिशियोमेट्री एंड स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टिशियोमेट्री का जो वर्ड है बेसिकली ये कम्बिनेशन है, ठीक है, स्टिशियोन जिसका मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो स्टिशियोमेट्री जो है बेसिकली इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। भाई स्टिशियोमेट्री जो है ये किससे डील करती है, इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर मैसेस एंड सम टाइम वॉल्यूम्स, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास मैस गिवन हो तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, मैस गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सब्सटेंसेस का जो है हमें मैस दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड है, ये हमें स्टिशियोमेट्री से के थ्रू हम करते हैं। जरा ये देखिएगा, स्टिशियोमेट्री यूजेस ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ड्यूरिंग कैलकुलेशन। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सारे लॉज फॉलो होते हैं स्टिशियोमेट्री में। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट STP, ठीक है। फर्दर जो है हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 22.4 लीटर, 2 मल्टीप्लाई 22.4, 3 मल्टीप्लाई 22.4 एंड 5 मल्टीप्लाई 22.4। अच्छा ये देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की आपने क्या करना है, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन, उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब ये डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने प्रोड्यूस होंगे, 5 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है एक मोल जो है, एक मोल उसका वॉल्यूम कितना होता था, वो होता था 22.4। तो 5 मोल का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है ये थर्ड ऑप्शन आएगा। सेकंड टॉपिक है इट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंट जो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 atm किसके इक्वल है, 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है, और ये जो है यानी 760 मिलीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समंदर की सतह पर सी लेवल पर, क्योंकि गैसेस का प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है, तो समंदर की सतह पर हमारे पास अगर क्या हो, मरकरी कॉलम हो, ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मरकरी फिल हुआ है, तो एक तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पड़े और वो इस मरकरी को कितना लिफ्ट कर दे, 760 mm तक, तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी सी लेवल पर मरकरी कॉलम में पड़ने वाला एयर प्रेशर जो है वो कितना है, वो मरकरी को 760 mm हाइट तक पहुंचा देता है। तो इसलिए 1 atm किसके इक्वल होगा, 760 mm के इक्वल होगा। नेक्स्ट ज़रा देखिए सेकंड जो है 760 mm आल्सो इक्वल टू 760 टॉर, और अगर बार में कन्वर्ट करें तो 1.01325 और पास्कल जो है 101,325, और 1 बार जो है ये 10⁵ पास्कल के इक्वल है, ठीक है। वॉल्यूम जो है इसके यूनिट्स जो हैं 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc या फिर 1 ml के इक्वल होगा। और टेम्परेचर जो है केल्विन और डिग्री सेल्सियस को अपने केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 ऐड करते हैं, और फॉरेन हाइट में अगर फाइंड करना हो तो 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है इट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R किसके इक्वल आएगा, PV ओवर NT के इक्वल। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं R की, ठीक है। अगर तो हम प्रेशर को ATM में, वॉल्यूम को जो है वो हम डेसीमीटर क्यूब या लीटर में लें, तो हमारे पास R की वैल्यू आती है 0.0821। इसी तरह अगर हम इसका जो दूसरा है
यूनिट वैल्यू वो क्या है 1.99 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह अगर हम प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो हम मीटर क्यूब में लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है आर 8 = 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये इसका एस आई यूनिट्स में वैल्यू है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को एस आई यूनिट्स में लें तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आती है, वो आती है 8.314। ठीक हो गया। यहाँ पे एक रिलेशन है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है गैस का। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग। अगर जो है रिएक्टेंट्स वो स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में ना लिए जाएं तो क्या होता है कि वो रिएक्टेंट जो कि लेस रिक्वायर्ड है, ठीक, उसकी अमाउंट बच जाती है, और दूसरा रिएक्टर जो है वो जल्दी कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाए, और जल्दी कंज्यूम होगा तो क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रिएक्टेंट है जो कि मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, या एक्सेस रिएक्टेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास इफ़ वी बर्न कार्बन इन एयर, then the amount of carbon dioxide being produced will be governed by the amount of carbon taken. In this case, carbon is limiting reactant and oxygen is excess reagent. अच्छा, एक कार्बन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब एयर जो तो है ये तो एक्सेस में है, ठीक है ना, जबकि कार्बन जो है इसकी अमाउंट कम होगी। कार्बन क्या है, वो कंज्यूम हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, तो इसलिए ये क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जबकि ऑक्सीजन जो है ये एक्सेस में, ये बाकी बच जाएगी, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो बिफोर रिएक्शन जो है हमारे पास 10 मोल्स हाइड्रोजन के थे और 7 मोल्स ऑक्सीजन के। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, हमारे पास 10 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हुए हैं, जबकि 2 मोल्स ऑक्सीजन के बच गए हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, एक्सेस रिएजेंट, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट बोलने या फिर आप इसे रिएक्टेंट कह लें, एक ही बात है। ठीक है, रिएजेंट नॉर्मली कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दे आर रिएजेंट्स। अच्छा, ये देखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 10 मोल थे, ऑक्सीजन के 7 मोल थे। हालांकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो गया, तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि यील्ड क्या है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। ठीक है, अब परसेंटेज यील्ड क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड या फिर प्रेडिक्टेड और मल्टीप्लाइड विद 100। यानी परसेंटेज आप निकाल रहे हैं, किस तरह निकालेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। हमेशा क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। सम टाइम जो है पैरेलल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है। सम टाइम जो वर्कर काम कर रहा है एक्सपेरिमेंट पे, उसकी इनएक्सपीरियंस होने की वजह से प्रोसेस प्रॉपर नहीं चलता, तो यील्ड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हो सकती है, या सम टाइम जो है वॉशिंग के दौरान या फिर कह लें क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, डिस्टिलेशन के दौरान हमारा कुछ प्रोडक्ट ज़ाया हो सकता है। तो इस वजह से जो है, जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है या एक्चुअल यील्ड है, वो हमेशा थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड यील्ड से कम ही आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी के हवाले से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन किलोग्राम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम
अच्छी तरह देखिएगा, हमने कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट फाइंड करनी है और हमारे पास 200 किलोग्राम लाइमस्टोन है जिसकी प्योरिटी जो है वो 90% है। इसका मतलब है 200 ग्राम में जो है सारे का सारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, बल्कि 90% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैस ऑफ प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है कि जो गिवन मैस है मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज इम्प्योरिटी। ठीक है, तो हमारे पास 180 किलोग्राम जो है वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मैस है वो कितना होता है, वो होता है 90 किलोग्राम। और इसमें से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है, 56 किलोग्राम। देखिए, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो तो 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ से हम मोलर मैस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 100 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 56 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना था, हमने अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करनी थी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब इक्वेशन कहती है कि अगर 100 किलोग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट हो तो 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और हमारे पास कितना था कैल्शियम कार्बोनेट, 180 किलोग्राम। तो 180 किलोग्राम में कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड, इट विल बी 100.8 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज प्योरिटी के हवाले से था। नेक्स्ट जो है हमारे पास है ईडोमेट्री। ठीक है, इट इज़ स्पेशल पार्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री। जब भी हम गैसेस से डील करते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस के दौरान जो गैसेस की एब्जॉर्प्शन होती है इसको हम बोलते हैं ईडोमेट्री। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, किसी भी प्रोसेस में जो गैशियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहे हैं या आपने प्योरिटी फाइंड करनी हो तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ईडोमेट्री। यहाँ पे हमारे पास कुछ एब्जॉर्बेंट हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। सबसे पहले ओजोन के लिए इट इज़ टर्पेंटीन ऑयल। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जो एब्जॉर्बेंट है ये है अल्कलाइन पायरोग्लोल। और नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए हमारे पास है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। नाइट्रोजन के लिए हमारे पास है हीटेड मैग्नीशियम। हाइड्रोजन के लिए हीटेड प्लाडियम। और बाकी जो हैं गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है एसिटाइलिन, तो इसके लिए अमोनियम कॉपर सल्फ क्लोराइड भी है, अमोनिकल कॉपर क्लोराइड। उसके बाद H2S के लिए और फॉस्फीन के लिए और आर्सेनिक हाइड्राइड के लिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और अमोनिया के लिए और वाटर के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और बाकी जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो उनके लिए है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस गैस के लिए कौन सा एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मालूम होना ज़रूरी है। हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है हमारे पास। सोल्यूशन बेसिकली क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस जिसको डिज़ोल्व किया जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं। और जिस मीडियम में हम उसे डिज़ोल्व करते हैं दैट विल कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सोल्यूशन जो है अगर इसके 2 कंपोनेंट हो तो ये बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। अगर 3 कंपोनेंट हो तो ये क्या कहलाएगा, टर्नरी सोल्यूशन। यहाँ पे 2 तरह के सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट रिलेटिवली कम हो। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा हो। नेक्स्ट है परसेंटेज। 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट होगी वो उसकी परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है, आउट ऑफ 100। अब परसेंटेज के डिफरेंट जो है यूनिट्स हैं। इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट है। अगर सोल्यूट भी ग्राम्स में हो और सोल्यूशन का वेट भी क्या हो, ग्राम्स में हो, यानी हमने सोल्यूट को भी ग्राम्स में लेना है और सोल्यूशन को भी ग्राम्स में लेना है, तो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट आएगा। अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो ग्राम्स में हो लेकिन सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या हो, सेंटीमीटर क्यूब में, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो, तो फिर हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बनेगी। थर्ड जो है, अगर हमारे पास सोल्यूट जो है उसको वो भी वॉल्यूम हो उसका, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में हो, और सोल्यूशन भी सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो हमारे पास जो है ये जो परसेंटेज बनेगी इट विल कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और लास्ट पे जो है अगर सोल्यूट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो और सोल्यूशन जो है वो भी वो ग्राम्स में हो, ठीक है, वो ग्राम्स में हो, तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज।
अब इसको सिंपली आपने याद कैसे रखना है कि W जो है ये ग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है और V जो है ये सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आसानी से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ज़रा एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर हमारे पास क्या है 10% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है वेट बाय वेट परसेंटेज के हिसाब से, तो इसका मतलब है 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के 100 ग्राम सोल्यूशन में होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास 10% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, तो क्या होगा 10 ग्राम सोल्यूट के होंगे, ठीक है, इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और V बाय वी में क्या है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास सोल्यूट होगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और V बाय W का मतलब है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो है अगर हमारे पास जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि 1 मिलियन में सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स। मिलियन को रिप्रेजेंट किया जाता है 10⁻⁶ से, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। और बिलियन जो होगा तो 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है, और अगर 10⁹ से मल्टीप्लाई करें तो पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को 1 लीटर में डिज़ोल्व कर दें तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन। इसका सिर्फ फार्मूला देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, या वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोल वेट ऑफ सोल्यूट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम मोल वेट जो है ये मोलर मैस को कहते हैं। अब लीटर की बजाय अगर हमारे पास जो है ml है वॉल्यूम, ठीक है, जो सोल्यूशन है वो ml में है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर या फिर पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, ठीक है, और हमने क्या करना है, उस सोल्यूशन से एक और सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, एक न्यू मोलैरिटी वाला। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2, ठीक है, इसे डाइल्यूशन फार्मूला भी कहते हैं। अब M1 और V1, M1 जो है मोलैरिटी जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, और M2 वो मोलैरिटी होगी जिस मोलैरिटी का हमने नया सोल्यूशन बनाना है, और कितना बनाना है उसका वॉल्यूम जो है वो V2 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से V1 यानी वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि हम ऑलरेडी जो सोल्यूशन मौजूद है उसमें से कितना वॉल्यूम लें, ठीक है, उसको डाइल्यूट करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बन जाए। तो हमारे पास जो डाइल्यूशन फार्मूला है वो क्या है, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और उनमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल N1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 रिएक्ट विद N2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2, तो फिर क्या होगा, फिर हम फार्मूले में ये नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्लूड करेंगे, M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। तो ये नॉर्मली फार्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, इफ़ टू सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट आर मिक्सड, सेम सोल्यूट के दो सोल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मोलैरिटी जो रिजल्टेंट जो होगी मोलैरिटी, उसके लिए फार्मूला क्या है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये फार्मूला यूज़ होगा जब हम दो सेम सोल्यूट के दो सेपरेट, दो अलग सोल्यूशन जो हैं उसको मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी जो है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स।
फॉर्मेलिटी आम तौर पर जो है हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो है सोल्यूशन बनाते हैं तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल मोलैरिटी की तरह ही कैलकुलेशन है इसकी फॉर्मेलिटी की, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं ऑफ गिवन सोल्यूट, जबकि फॉर्मेलिटी में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इसको आयनिक सोल्यूट्स के लिए, ठीक है। वही फार्मूला है, देखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, वही फार्मूला है, मैस डिवाइडेड बाय इट्स फार्मूला यूनिट मैस, ये फार्मूला मैस। नेक्स्ट है मोलैलिटी। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। मोलैरिटी में हम जो सोल्यूशन है वो लेते हैं लीटर, ठीक है, जबकि मोलैलिटी में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो होता है 1 kg, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे क्या था मोलैरिटी के केस में, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, लेकिन मोलैरिटी के केस में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर किलोग्राम। तो फॉर्मूला इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, अगर हमारे पास जो है सॉल्वेंट का मैस ग्राम्स में है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक और टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, तो ए के मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए की मोल फ्रैक्शन होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इसी तरह कंपोनेंट बी के लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, सॉल्यूशन के तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को हम सम करें, ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि किसी भी एक कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन होती है वो हमेशा क्या होगी, 1 से लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज़ 1, और दूसरा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सम जो है सभी का वो 1 के इक्वल होगा, और किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 से हमेशा लेस होगी। इस चैप्टर की समरी देखिए लास्ट पे, एटम जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, विच आर फर्दर इनडिविजिबल, और एटम जो है दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसके बाद 1 AMU बेसिकली क्या है, इट इज़ द 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 विच इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास रिलेशन होता है एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, वेपर डेंसिटी से फाइंड किया जाता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमारे पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऐसे रिएजेंट जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और बाकी जो रिएक्टेंट या रिएजेंट बच जाता है उसे एक्सेस रिएजेंट कहा जाता है। इसमें परसेंटेज यील्ड का हमने जिक्र किया था, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी इज मोस्ट मैस बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस।
स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम होती है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। उसके बाद है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ वेपर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में किसी भी सब्सटेंस के वेपर की डेंसिटी जो है वो क्या कहलाती है? वेपर डेंसिटी कहलाती है। उसके बाद ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स का जिक्र किया था। ठीक है, इसमें जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। मोल जो है, मोल परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 100। इसको हम मोल परसेंटेज कहेंगे। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट में हमने एक टर्म पढ़ी थी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। सो ये हमारे पास जो है ये कुछ अब बेटर स्ट्रेटजी क्या है कि इस चैप्टर को आप पहले इसके वीडियो लेक्चर सुने, साथ साथ इसके पॉइंट्स नोट करते जाएं। ठीक है, जब पॉइंट नोट्स कर लेंगे तो आपके एक नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, उन नोट्स को सामने रखते हुए आपने क्या है, जब भी रिवीजन करनी होगी तो बहुत आसानी से आप उन नोट्स को यूज़ करके रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसके रेलेवेंट आप क्या करें? एमसीक्यूज़ देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।